हेलो क्लास 8 के हिंदी के विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिड़ैया। और आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं लेसन 2, जो कि एक कविता है, वह तोड़ती पत्थर। और आज हम देखेंगे इसका सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए बच्चों, इस पाठ के कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल के संभ्रांत परिवार में हुआ था। इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम छंद मुक्त काव्य की रचना की। इन्होंने कविताओं के अतिरिक्त उपन्यास, कहानियाँ, आलोचनाएं, निबंध और संस्मरण भी लिखे हैं। निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका आदि और उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती आदि हैं। कहानी संग्रह है लिली चतुरी चमार। 15 अक्टूबर 1961 को इनका स्वर्गवास हो गया। बच्चों इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब देखिए, हम सीखेंगे नारी के सबल स्वरूप तथा उसके अटूट मनोबल के बारे में जानेंगे। प्रत्येक परिस्थिति में कर्म में यानी काम में लीन रहना सीखेंगे। विशेषण तथा इसके भेद, सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का पुनरावलोकन सीखेंगे तथा अभ्यास करेंगे। दिए गए विषय पर अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी कविता से पहले क्या लिखा है इसके परिचय में। राम की शक्ति पूजा जैसे महाकाव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य में करुण, वीर, रौद्र इत्यादि रसों का सजीव चित्रण हुआ है। इन्होंने छंदबद्ध काव्य श्रृंखला को तोड़कर मुक्त छंद की स्थापना की और अनेक मर्मस्पर्शी कालजयी कविताओं की रचना की। प्रस्तुत कविता भी उन्हीं में से एक है। इस कविता में निराला जी ने तपती लू में पत्थर तोड़ रही एक स्त्री के माध्यम से नारी के सुदृढ़ मनोबल और उसकी सतत संघर्षशीलता का सुंदर चित्रण किया है। ठीक है, इसमें आपको एक पंक्ति मिल रही है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लिखी, अपनी सोच को बदलने से ही जीवन में दिशा मिलती है। कितनी सुंदर बात बच्चों कि हमें अपने विचार, अपनी सोच को बदलना चाहिए। हमें अपनी सोच को विस्तृत करना चाहिए, सारे विश्व के बारे में सोचना चाहिए, सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जीवन सही दिशा में चलता है। चलिए अब कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इलाहाबाद की जो रास्ते थे उस पर उस महिला को देखा और देखकर उनके कवि हृदय में ये कविता जो है उत्पन्न हुई और उन्होंने ये खूबसूरत और बहुत ही मार्मिक कविता लिखी। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। दिवा का तम तमाता रूप उठी झलसाती हुई लू। रुई जो चलती हुई भू गर्द जिंदगी छा गई। प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं।
सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। कितनी मार्मिक कविता है बच्चों। इसको लाइन टू लाइन अब हम लोग इसका अर्थ व्याख्या समझेंगे, ठीक है, भावार्थ समझेंगे। देखिए, वह तोड़ती पत्थर, इन पंक्तियों में जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो वर्णन कर रहे हैं एक घटना का, कह लीजिए, जहाँ पर वो इलाहाबाद के मार्ग पर रास्ते पर जाते हुए उन्होंने एक श्रमिक महिला को देखा जो कि रास्ते में पत्थर तोड़ रही थी। बच्चों, पहले जब सड़कें बनाई जाती थी तो इस तरीके से पत्थरों को कूट कूट के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। इस तरीके से मजदूर उसको बैठे बैठे तोड़ा करते थे, है ना। अभी तो नए सिस्टम आ गए हैं रोड बनाने की, तो इस तरीके से आप लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन पहले इस तरीके से अमूमन मजदूर पत्थरों को तोड़ते रहते थे। बहुत दिनों तक छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े करते रहते थे और फिर उससे रोड या सड़कें बनाई जाती थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं, एक महिला को उन्होंने देखा जब वो इलाहाबाद के पथ पर जा रहे थे, रास्ते पर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वह तोड़ती पत्थर तोड़ते हुए एक महिला को देखा। नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वो कह रहे हैं कि वो बैठी हुई थी तो वो कोई छायादार पेड़ के नीचे नहीं बैठी हुई थी, वो तो खुले आसमान के नीचे बैठी हुई थी। उसके सर पे किसी भी तरह की छाया नहीं थी, ठीक है। और उसके जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, जिसके नीचे वो कुछ आरामदायक स्थिति में बैठी हो, ऐसी कोई छाया उसके ऊपर नहीं थी। वो तो अपनी स्थिति के अनुसार धूप में ही बैठी हुई थी। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल अकेली निराश्रित थी, उसके ऊपर कोई भी छाया, कोई भी वरद हस्त नहीं था, उसके ऊपर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, है ना। कोई उस पर दया दिखाने वाला नहीं था, कोई उस पर रहम करने वाला नहीं था। वो जो था सूर्य के और धूल के थपेड़े खाती हुई खुले में बैठी हुई थी, ठीक है। श्याम तन, यहाँ पर मतलब जो कवि है ना, उस श्रमिक महिला की दीन दशा का वर्णन एक तरह से कर रहे हैं। श्याम तन, वो कह रहे हैं कि उसका जो शरीर था, तन था, वो श्याम यानी कि सांवला था। भर बंधा यौवन, यानी कि वो युवती थी, एक युवती महिला थी, वो एक यंग महिला थी, और जिसका जो यौवन था, जो पूरी तरह से युवा थी, लेकिन वो भर बंधा था। यानी बंधा से मतलब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि बेहद शालीन तरीके से वो बैठी हुई थी, और उसके व्यवहार में बहुत ही गरिमापूर्ण थी, शालीनता थी, कहीं भी एक यौवनता का उच्छृंखलता नहीं थी, उसमें अशालीनता नहीं थी। नत नयन, उन्होंने देखा कि वो नीचे आंखें करके चुपचाप बैठी हुई और पत्थर तोड़ रही है। प्रिय कर्म रत मन, और वो अपने कर्म में, यानी कि जो काम वो कर रही थी पत्थर तोड़ने का, उसमें पूरे मन से, मानो कि वो सबसे प्रिय काम हो उसका, और इस तरह से वो पूरी अपनी तन्मयता के साथ उस काम को करने में लगी हुई थी। बड़ी ही मेहनत से वो उस काम को कर रही थी, क्योंकि वो काम ही उसके परिवार के पालन पोषण का भी आधार था, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपने प्रेम करती है, अपने काम से, अपने कर्म से वो प्रेम करती है, और बड़ी ही दलीनता के साथ वो अपने काम में लगी हुई थी। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उसके हाथ में जो हथौड़ा था वो एक भारी हथौड़ा था, जबकि वो जो महिला थी वो युवा थी, है ना, लेकिन उसने जो भारी हथौड़ा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, उससे बार बार वो तेज़ प्रहार कर रही थी, जिससे वो पत्थर को तोड़ रही थी, और एक तरह से वो अपने दुर्दिन से, अपनी बुरी दशा से लड़ रही थी, है ना, अपने कष्टों को तोड़ रही थी, क्योंकि वो पत्थर तोड़ने से जो उसको आय होती है, उसे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। और उसके सामने जो थी तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, उसके सामने पेड़ों की पंक्तियों से घिरा हुआ खूब बड़ा सा ऊंचा भवन था, है ना, जहाँ पर वृक्षों की पूरी माला
माला क्या होती है बच्चों, जैसे बहुत सारी जैसे मोती होती है ना लाइन से, उसी तरीके से लाइन से तरुमालिका का मतलब पेड़ों की माला, यानी लाइन से बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। बड़े बड़े पैलेसेस होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं ना, वहाँ पर ऐसे लाइन से पेड़ लगाए जाते हैं। अट्टालिका यानी बहुत बड़ा भवन, और प्राकार यानी वो चारों तरफ से चार दीवारी से घिरा हुआ था, यानी कि उसके अंदर केवल वही लोग प्रवेश कर सकते थे जो उच्च वर्ग के थे, जो उस महल के, उस बंगले के मालिक थे। उसके सामने एक सुंदर महल, एक अच्छा सा घर था, बड़ा विशाल, चार दीवारी से घिरा हुआ था, जिसमें पेड़ों की पूरी सीरीज, पूरी माला थी, छायादार पेड़ थे। लेकिन वो उस महल के बाहर खुले हुए धूप में बैठी हुई और अपने काम में लगी हुई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर कवि क्या है, एक तरीके से समाज में जो भेद है ना, उसको बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ इतने धनी लोग हैं जो आराम से अपने भवन में बैठे हुए हैं, जहाँ पेड़ों की छाया है, चारों ओर से घिरा हुआ भवन है आलीशान, और एक तरफ वो महिला है जो अपने जीवन से लड़ रही है, भरी हुई दोपहर में धूप में पत्थर तोड़ रही है, भारी हथौड़ा लेकर के, है ना, और वो अपने जीवन की दुर्दशा से लड़ रही है। तो यहाँ पर उन्होंने जो समाज में जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जहाँ कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, उस व्यवस्था पर एक तरह से उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। आगे क्या कहते हैं, देखिए कवि, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। अब आगे वो बताते हैं कि देखिए उसका कष्ट, देखिए आगे उस महिला का, उस मजदूर स्त्री का कष्ट देखिए कि दोपहर चढ़ रही थी, बहुत तेज़ गर्मी का समय, गर्मियों के दिन में, और जब दोपहर का समय हो जाता है, जब खूब तेज़ धूप चढ़ जाती है, तो बच्चों कितनी तेज़ गर्मी होती है ना। तो गर्मियों के दिन थे और बिल्कुल धूप चढ़ गई, आसमान मतलब सिर के ऊपर सूरज उसके आ गया था, यानी कि बहुत तेज़ गर्मी और धूप हो रही थी, और दिवा का तमाता रूप, यानी दिन, जब गर्मियों की जो दोपहर होती है ना बच्चों, दिन होता है तो एकदम सूरज जैसे तमतमाता है ना, तो जी सा घबराता है उसमें गर्मी के कारण, है ना। तो ऐसा तमतमाता हुआ दिन का रूप था, इतनी तेज़ धूप हो रही थी, उठी झुलसाती हुई लू, और ऐसी लू चल रही थी जैसे कि झुलसा देगी, शरीर को जला देगी। रुई ज्यों जलती हुई भू, और ऐसी गर्म लू चल रही थी कि जो धरती थी ना, जो पृथ्वी थी, वो भी ऐसा लग रहा था कि रुई के जैसे जल रही है, गर्म हो रही है, ये रुई की जैसे ही जल जाएगी, इतनी गर्मी हो रही थी। और ऐसी तेज़ गर्मी में वो श्रमिक महिला अपने काम में लगी हुई थी, वो पत्थर तोड़ रही थी। गर्द चिनगी छा गई, वो कह रहे हैं कि जो इधर उधर गर्द उड़ रही थी पत्थर तोड़ने से, है ना, ये हवा में जो छोटे छोटे कण होते हैं, धूल के कण होते हैं ना, वो भी इतनी गर्मी से ऐसा लग रहा था कि चिंगारियाँ उड़ रही हैं, वो भी चिंगारी की तरह उड़ रहे थे, और वो एकदम गर्म लपट मार रहे थे। तो उन्होंने उस कैसा मौसम का वर्णन किया कि उसमें कैसा वातावरण, कितनी तेज़ गर्मी हो रही थी, जब वो श्रमिक महिला बैठकर काम कर रही थी उस खुले में, उस धूप में, और उसके सिर पर कोई भी छाया नहीं थी। प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा करते करते वो उस काम में लगी हुई थी, और अब दोपहर हो गई उसको काम करते करते, लेकिन उसको कहीं भी आराम का नामो निशान भी नहीं था, उसके लिए आराम करने की कोई सुविधा नहीं थी, उसे लगातार काम करना था, और उसे काम करते करते इस तरह से दोपहर हो गई और वो अभी तक पत्थर तोड़ रही थी। तो बता रहे हैं कि हमारे समाज में इस तरह से गरीब लोगों की क्या स्थिति है, श्रमिक लोगों की कितनी ज़्यादा स्थिति खराब है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं आता। उस देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा चिंतार। तो जब कवि ऐसे चलते चलते रुककर उस महिला को ध्यान से देख रहे थे, और चूंकि वो एक कवि थे, उनके मन में इस तरीके की भावनाएं उमड़ रही थीं, और देखकर उनका मन द्रवित हो रहा था, तो उसको उसकी तरफ देख रहे थे, तो अचानक उस महिला ने उनकी ओर देखते देखा मुझे तो एक बार, है ना, उसने महिला ने देखा कि ये मुझे देख रहे हैं, तो एक बार उसने उनकी ओर देखा, और फिर उस भवन की ओर देखा जो सामने था, उसके जो बड़ा सा भवन जो था ना, प्रासाद जिसे हम बंगला भी कह सकते हैं, तो उसकी तरफ उसने एक देखा छिन्न तार मतलब उसकी
ऐसा लगा जैसे उसका अंदर से कहीं उसका मन टूट गया हो, है ना। जैसे कि उसको देख के उसका मन द्रवित हो गया हो कि हाँ, मैं किस स्थिति में हूँ और वो एक बड़े महल, वो सुंदर, मैं जिसके आसपास भी नहीं भटक सकती, है ना। इस तरह से उसने देखा और साथ ही उसने देखा कि उस बड़े भवन में शायद जो रह रहे थे वो उसके मालिक रहे होंगे शायद। तो उसने इस डर से भी शायद उसे देखा कि वहाँ से कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। काम करते करते मेरा हाथ क्षण भर रुक गया और मैं इधर उधर देख रही हूँ तो उन्होंने कहीं मुझे देखा तो नहीं, क्योंकि इसके लिए वो मुझे ताड़ित करें, डांटें कि तुम काम क्यों रोक रही हो। देख कर कोई नहीं, जब उसने देखा उस भवन की ओर कोई भी नहीं है तो वापस उसने देखा मुझे उस दृष्टि से। अब कवि कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इस भवन को एक बार देखने के बाद उसने वापस मेरी ओर देखा। उसकी वो जो दृष्टि थी, एक क्षण की वो दृष्टि जो उसने मेरी ओर डाली और मुझे देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि उस श्रमिक महिला के अंदर हृदय में इतना दर्द, इतनी पीड़ा है, जैसे किसी को खूब मार दिया जाए और वो रो ना सके। मतलब रुलाई फूटी पड़ रही हो उसके अंदर से, परंतु वह रो ना सके, उस तरह की स्थिति उन्हें उस महिला की दिखाई दी। क्योंकि वो इतनी अंदर से इतनी दुखी थी, है ना, इतनी ताड़ित थी, वो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी, वो इतनी भयंकर धूप में काम कर रही थी, क्योंकि वो उसकी मजबूरी थी। इस काम से उसे जो पैसा मिलता उसे वो अपने परिवार को भोजन कराती, तो वो इस तरह की स्थिति में थी। तो उसने इस दृष्टि से कवि की ओर देखा, तो कवि को ऐसा लगा कि उस दृष्टि में मानो ऐसा था जैसे कि किसी को मारा जाए और फिर उसे रोने भी ना दिया जाए। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। अब वो कह रहे हैं कि उस दृष्टि को जब उसने मेरी ओर डाली, उस दृष्टि में जो दर्द, जो पीड़ा, जो वेदना, जो असहायता मैंने महसूस की, तो ऐसा लगा कि उस एक सितार की जो धुन मेरे अंदर बज गई, वो पीड़ा, वो दर्द मेरे अंदर तक उतर गया। मैंने उस दर्द को, उसके संगीत को महसूस किया और मुझे लगा कि ऐसी पीड़ा की झनकार तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी थी। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। और फिर वो उसी एक क्षण के बाद तुरंत ही वो वापस कांपी, यानी उसे वो कांप उठी और उसे एहसास हुआ कि उसे ये सब काम अभी करना है ना। और उसका जो सुगड़ गठा हुआ शरीर था, उसने वापस अपने आप को सही किया, अपने आप को वापस काम में डुबोने के लिए, जैसे अलर्ट कहते हैं ना, हो गई और कांप के वापस सुगड़ हो गई, वापस अपने शरीर को सीधा किया और उसने काम में उसके माथे से जो पसीना गिरा, माथे से सीकर, सीकर यानी कि पसीने की बूंदें, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में वो काम कर रही थी, लगातार मेहनत का काम कर रही थी, तो उसके माथे से पसीने की बूंदें गिर रही थी। इसके बावजूद वो वापस फटाफट से अपने काम में लीन हो गई और वापस पत्थर तोड़ने के काम में लग गई। और मानो उसने मेरे से, कवि कहते हैं कि मानो वो मेरे से कह रही थी कि मैं तोड़ती पत्थर, क्योंकि मेरी यही नियति है, मेरा यही काम है और मेरी यही विवशता है। तो यहाँ पर कवि इस कविता में जो सामाजिक भेदभाव है उसकी तरफ हमारी दृष्टि ले जाते हैं कि किस तरीके से भेदभाव समाज में है, किस तरीके से कुछ लोग लगातार संघर्षशील हैं जीवन जीने के लिए, और कुछ लोग बड़े बड़े महलों में, प्रासादों में आराम से रहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि एक नारी कितनी शक्तिशाली होती है, कितनी विपरीत परिस्थितियों में वो कितनी मेहनत से काम कर रही है, उसमें कितना मनोबल होता है, वो किसी भी परिस्थिति में टूटती नहीं है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर संघर्ष की, कर्म की महत्ता को भी बताया है कि मनुष्य निरंतर संघर्ष करता रहता है, कर्म करता रहता है, तो वो अवश्य ही जो है कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और बच्चों, अपने अंगूठे को वापस आपको कष्ट देना पड़ेगा। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह से देखते रहिए, सुनते रहिए लर्न हिंदी विद अंजू मैम। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए प्यारे प्यारे बच्चों, जय भारत, जय हिंद।